तो बड़ी खबर, चंडीगढ़ से कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। अब से कुछ ही देर में इस बैठक को शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। और बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़ चुके हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे। विपक्ष भी अब पूरे तरीके से तैयार बैठा है। बिल्कुल अनु, देखिए आने वाला 2 तारीख से बजट सत्र शुरू है, उसी की शुरुआत की तैयारियों में विपक्ष लगा हुआ है। और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह के आवास पर ये बैठक जो है वो हो रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में आगामी बजट सत्र को सरकार को घेरने की रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और इस बैठक के तुरंत बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे किस प्रकार से इस बार जो है बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की विफलताएं जो है वो लोगों के सामने उजागर की जाएंगी। फिलहाल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रणनीति तैयार की जा रही है, कितने अडमन क्वेश्चन लगाए जाएंगे, कितने क्वेश्चन इस बार सदन में लगाए जाएंगे, कितने काम रोको प्रस्ताव लाए जाएंगे, तमाम मुद्दों पर जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देंगे। फिलहाल जो मुद्दा है सरकार को घेरने का मुद्दा है, क्या रणनीति बनती है, कैसे सरकार को घेरा जाता है, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का प्रयास इस बैठक के द्वारा जो है निर्णय लिए जाएंगे। और इस बैठक के बाद वो तमाम जो जानकारी है वो मीडिया के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा रखेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं जिक्र करूं, तमाम जो घोटाले हैं, घोटाले के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा होना लाजमी है। और इसके अलावा एक नया मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, विकास शुल्क को लेकर। रजिस्ट्रियों में शहरी निकाय क्षेत्रों में विकास शुल्क की जो दर 5% बढ़ाई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर इस बार सदन में हमलावर हो सकता है। जी रवि, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल अनु, देखिए तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस दल के वो इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस की तरफ से वो कहीं ना कहीं इस रणनीति का हिस्सा रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और ऐसे में जिस प्रकार से जानकारी मिल पा रही है तो 25 से 28 विधायक इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, क्योंकि रवि अक्सर देखा गया कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो कुमारी सैलजा का गुट है या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और जब भी बैठक करते हैं तो कुमारी सैलजा बैठक में मौजूद नहीं होती हैं। बिल्कुल अनु, देखिए कहीं ना कहीं 2 गुटों की बात आपने बिल्कुल जो जरूरत फरमाई। तमाम जो प्रदर्शन होते हैं उनमें दोनों नेताओं के बीच दूरियां देखने को अक्सर मिलती है। कुमारी सैलजा की जो कॉल होती है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं मिल जाते, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कॉल होती है विरोध प्रदर्शन या फिर जो भी सरकार के खिलाफ जो रणनीति तैयार होती है उसमें कुमारी सैलजा नहीं जाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों नेताओं में जो दूरियां हैं वो जरूर देखी जाती है। लेकिन विधायक दल की बैठक में कुमारी सैलजा नहीं जाती। तमाम जो विधायक है उस सत्र के इस इलेक्शन के दौरान जो जीत के आए विधायक थे, वो तमाम जो विधायक है विधायक दल की बैठक में मौजूद रहते हैं। जी, हम बात करें, सीएम मनोहर लाल भी लगातार बजट को लेकर विभागों से चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बजट को खास बनाया जाए। और पूरी तैयारी है सरकार की कि जब बजट पेश किया जाए तो लोगों के हित में इस बजट को रखा जाए। बिल्कुल अनु, देखिए प्री बजट चर्चा की बात करें तो तमाम विभागों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट चर्चा है वो कर रहे हैं। इससे पहले पंचायत विभाग के साथ जो है कल बैठक की गई, आज स्वास्थ्य विभाग के साथ है वो बैठक हो रही है। और ऐसे में इस बैठक का प्री बजट चर्चा का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा उस विभाग के लिए नए जो सुझाव हैं वो आए, किस प्रकार से नया सुझाव कैसे काम कर सकता है, कौन सा क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है, किन किन उपकरणों की जरूरत है, क्या क्या नए काम नई चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पहल करते हुए तमाम जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उन पर चिट्ठी जारी करी गई थी। और उस चिट्ठी के माध्यम से तमाम लोगों से अपील की गई थी कि आप अपने सुझाव दीजिए कि कौन से क्षेत्र में क्या नया काम किया जा सकता है। अगर आपके सुझाव पसंद आते हैं तो इस बजट सत्र के दौरान
उनको उसमें शामिल किया जाएगा। जी चलिए रवि, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इसी बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट पर ले रहे हैं बैठक। बड़ी खबर, हेल्थ विभाग के साथ सीएम कर रहे हैं बैठक और गृह मंत्री अनिल विज भी बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर, तो एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बैठक में शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट पर बैठक ले रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई थी, उसको मजबूत करने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। इस बैठक में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। तो बड़े खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट पर बैठक ले रहे हैं और हेल्थ विभाग के साथ सीएम बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में हेल्थ सिस्टम को और मजबूत किया जाए। गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद हैं और यहां पर सुझाव लिए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश का बजट पेश होना है 2 मार्च को। जो हेल्थ विभाग है उसको क्या मिलेगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद हैं और किस तरीके से हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, इस पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट पर बैठक ले रहे हैं। तो 2 मार्च से प्रदेश का बजट पेश होना है और बजट को कैसे स्पेशल बनाया जाए, इस पर सीएम मनोहर लाल हर विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले पंचायती राज विभाग के साथ भी उन्होंने बैठक की और अब हेल्थ विभाग के साथ भी बैठक कर रहे हैं। इसी बैठक में मौजूद हैं। तो इसी खबर पर मेरे सहयोगी रवि कालीरमण जुड़े हुए हैं। रवि, जानकारी चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज के साथ, जो पंचायती विभाग है उसके साथ बैठक की और अब स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य जो सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल अनु, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट बैठक जो है वो कर रहे हैं। हेल्थ विभाग के साथ ही बैठक जो है वो जारी है और गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में मौजूद है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। डॉक्टर एस.एन. रेड्डी, डॉक्टर वी के पाल, अनीता सक्सेना जैसे विख्यात डॉक्टर साथ हेल्थ विभाग की बजट पर चर्चा जारी है। इससे पहले अलग अलग विभागों के साथ जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल चर्चा कर चुके हैं और फिलहाल हेल्थ सेक्टर को कैसे आगे ले जाया जा सकते, कैसे नए हेल्थ सेक्टर आयाम छू सके, तो उसको लेकर चर्चाएं जारी है। और ऐसे में लगातार जिस प्रकार से प्री बजट चर्चा हो रही है, तो आने वाले समय में 2 तारीख को बजट सत्र है। उस बजट सत्र में हरियाणा को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे तमाम जो क्षेत्र हैं वो आगे बढ़ सके, तो उसके लेकर तमाम जो लोग हैं उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है कि कौन कौन से नए जो सुझाव हैं हो सकते हैं, किन किन मुद्दों पर किन किन वर्गों के साथ नया काम करने की आवश्यकता है, कौन कौन से उपकरण है वो लेने की जरूरत है, कितना खर्चा इस बजट सत्र के दौरान हेल्थ सेक्टर को होने वाला है या कितना और बजट इसमें इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। क्योंकि रवि, हमने जिस तरीके से देखा था पिछले 2 साल कोरोना काल रहा था और स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई थी, चाहे वो हम केंद्र का बजट की बात करें या फिर राज्य सरकार के बजट की बात करें, तो 2 साल बाद ये बजट पेश हो रहा है और ऐसे में चुनौतियां बहुत है प्रदेश सरकार के सामने। बिल्कुल अनु, देखिए जब कोरोना काल था तो तमाम जो सुविधाएं थी वो बोनी नजर आई, तमाम जो सेक्टर थे उनमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अस्पतालों पर इसका अतिरिक्त बहुत बड़ा तमाम जो लोग हैं अस्पतालों में भर्ती हुए तो ऑक्सीजन की कमी नजर आई और तमाम जो इक्विपमेंट थे, आईसीयू बेड की बात करें या फिर
ऑक्सीमीटर्स की बात करें या फिर तमाम जो चीजें थे, उपकरण थे, उनकी कमी नजर आई। तो ऐसे में किन किन क्षेत्रों को ध्यान रखा जा सकता है, कौन कौन से नए उपकरण नए खरीदने की जरूरत है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जरूरत है, किन किन अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है, कितनी क्षमता के वो ऑक्सीजन प्लांट होंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं फोकस हेल्थ सेक्टर पे इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। रहकर हमने देखा है कि लगातार कोरोना अपने पीक पर आता है और लोगों को परेशान करता है, कहीं ना कहीं उसका दबाव हेल्थ सेक्टर पे बढ़ता है। तो आने वाले समय में इस प्रकार का कोई दबाव ना रहे, इस प्रकार की कोई चीजें ना रही, लोग जो है ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए मारामारी ना मचे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी करनी है। इसके लिए अतिरिक्त खर्चा कितना आएगा, तो तमाम चर्चाएं इस प्री बजट चर्चा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम लोगों से कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल हेल्थ विभाग के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं। और वहीं अंबाला में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर कहा कि सभी विभागों ने बजटरी एस्टीमेट वित्त मंत्रालय को दे दिए हैं। उम्मीद है कि यह बजट आमजन के लिए सुविधाजनक और ई गवर्नेंस के मॉडल को मजबूत करने वाला होगा। वहीं बरसात से हुए फसल को नुकसान के मुआवजे के सवाल पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाल ही में सरकार ने पिछले 10 जिलों में हुई खराब फसल का 562 करोड़ रुपया मुआवजा किसानों को दिया है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की इंडस्ट्री पॉलिसी के चलते आज बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश कर रही हैं, जिससे हरियाणा में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। ऑलरेडी अलग अलग विभागों ने अपनी ओर से जो उनके बजटरी एस्टीमेट्स हैं उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल का जो बजट होगा वो आम जन को बेहतर सुविधा और कैसे ई गवर्नेंस के मॉडल को और मजबूत किया जाए उसके प्रति महत्व रखेगा। हमने पिछले दिनों 562 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 जिलों में जो पिछली फसल खराबा था उसका बांटा है। 2 जिलों का लगभग 150 करोड़ और अभी बटना है और उसके साथ साथ इस साल की भी ऑलरेडी जो पटवारी जनरल गिरदावरी करते हैं वो चल रही है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी और जहां नॉन इंश्योर्ड लोग हैं उसके ऊपर सरकार जरूर उनको भी मुआवजे की राशि देने का काम करेगी और उसका नतीजा है कि आज मारुति हो, फ्लिपकार्ट हो, एटीएल हो, ऐसी बड़ी कंपनी हरियाणा प्रदेश में निवेश कर रही है। उस क्राइसिस में जहां दुनिया भर में कंपनियां बंद हुई वहां आईटी सेक्टर का इतनी बड़ी मात्रा में आना ये दर्शाता है कि हरियाणा एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। स्टाफ सिलेक्शन और पब्लिक सर्विस कमीशन 2 ऑटोनोमस बॉडी है, उनके प्रोसेस रेगुलरली चल रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट मिलती रहेगी। और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से जुड़कर प्री बजट चर्चा की। इस दौरान सीएम ने किसानों से कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और अन्य क्षेत्रों में आय बढ़ाने को लेकर सुझाव भी मांगे। किसानों का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की ये बहुत अच्छी पहल है जो वे बजट से पहले आम जनता की राय जान रहे हैं। किसानों से इस संबंध में राय मांगी गई है, उनसे विचार विमर्श हुआ और कृषि में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में हम और आगे क्या किसानों की सहायता कर सकते हैं, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्री बजट का ये कंसल्टेशन का जो विचार है ये अपने आप में एक सराहनीय विचार है और इससे आने वाले समय में बजट में खास करके जो हमारी विभिन्न एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, फिशरीज की और जितनी भी एग्रीकल्चर के लाइन डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं उनमें विशेष तौर पे किसानों को फायदा होगा। एग्रीकल्चर खासकर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जो बदले हुए जो हमारा जो ग्लोबल माहौल है, जैसे इंडिया का यूए के साथ अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो हमारी कुछ फीडबैक थी कि इस बदले हुए प्रवेश को देखकर, खासकर जो कोविड जैसे हालात के बाद अब पूरी दुनिया खुल रही है, तो हमें हरियाणा से जो हमारी कृषि के उत्पाद हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पूरे विश्व में
दुबई जैसे बहुत अच्छी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट है या यूरोप की मार्केट, तो उसमें हमारा जो इस बजट की एक्सपेक्टेशन है वो ये थी कि इस थीम को हरियाणा सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करे। साहब की बहुत अच्छी पहल है जो हरियाणा सरकार ने प्री बजट मीट रखी है और स्पेशली किसानों को यहाँ पर बुलाया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं कुछ अपने मुख्य रूप से 2 या 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जैसे मैं अम्बाड़ा का किसान हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बेमौसमी बरसात ज़्यादा हो जाती है। इस बार भी बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे पूरे के पूरे कस्बे हैं जिनके अंदर पानी लगातार 10-10 दिन बहता रहता है, ओवरफ्लो के चलता रहता है। 1 घंटे के अंदर कई लाख लीटर पानी गुजर जाता है खेतों से होकर और हम पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं क्योंकि भूमिगत पानी की कमी होती जा रही है। तो मैं सीएम साहब से दरखास्त करूंगा इस बार वाटर रिचार्जिंग के लिए स्पेशली अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से फंड बनाया जाए। और ऑलरेडी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास 50-50 लाख की मशीनें स्टॉक में खड़ी हैं, सड़ रही हैं सिर्फ रिपेयरिंग के कारण। मैं चाहूंगा कि स्पेशली अम्बाड़ा के लिए बजट अलॉट किया जाए, वाटर रिचार्जिंग के लिए स्पेशली अम्बाड़ा को बजट दिया जाए। हरियाणा सरकार का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बजट को लेकर एक और जहां व्यापारी वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है तो महिलाओं को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने इसका जायजा लिया। सरकार को थोड़ा सा भाव जो है वो सुनिश्चित करने चाहिए हर चीज के। नॉर्मली देखा जाता है पेट्रोल का बढ़ता है तो उसके बाद सब्जी का, दाल का, हर चीज का रेट जो है अभी जैसे बेसिक चीजों का पेट्रोल का बढ़ गया, तेल का बढ़ गया, गैस का बढ़ गया, तो हर व्यक्ति को एक अपना दाम बढ़ाने का मौका मिल गया है। तो अगर सरकार इन बेसिक चीजों को कंट्रोल कर ले उनके रेट को, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आगे भी सरकार को जरूरत है कि बाकी के भाव भी थोड़े से कंट्रोल रखे जाएं, उन लोगों के ऊपर कंट्रोल रखा जाए जो लोग जमाखोरी करते हैं उन पे थोड़ा सा सरकार नजर रखे, तो इस तरह की चीजें जो है वो ना सामने आए और जनता ना परेशान हो। एक महिला और गृहिणी होने के नाते हर गृहिणी का सबसे महत्वपूर्ण घर में जो हिस्सा होता है वो होती है किचन। तो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे सिलेंडर्स जो हैं 450 रुपए में आते थे, आज उनका रेट 1000 रुपए हो गया। सरकार ने उज्ज्वला योजना भी शुरू करी थी तो उसमें फ्री सिलेंडर मिले थे, लेकिन आज तक अब जो इतनी महंगाई हो गई है लोग उसको भी लेने में असमर्थ हैं। तो जो कामकाजी और घरेलू महिलाएं हैं उन पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा इस चीज का। जो दालें हैं, जो सब्जियां हैं और जो चीजें हैं उनकी महंगाई रेट इतनी बढ़ती जा रही है। नॉर्मल कमाने वाले तो फिर भी मतलब इसको नहीं हायर कर पा रहे, तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। सरकार का जो आगे आने वाला बजट है, सरकार कह तो रही है कि जन सुविधाओं के लिए हम बहुत कोशिशें करेंगे, अच्छी शासन की बातें करते हैं, सुशासन की, लेकिन ये है कि आने वाले बजट के लिए हम तो सरकार से एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि सरकार को पहले डीजल और पेट्रोल के रेट कम करने चाहिए। अगर सरकार डीजल और पेट्रोल के रेट कम करती है उससे आधी महंगाई की जो है ना, इस टाइम महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हैं, तो उससे अपने आप ही फ्रेट कैरियर के अंदर जो खर्चा होता है वो खर्चा कम, लागत कम आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ों के दाम जो है कम हो सकते हैं इससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा ट्रांसपोर्ट का ही पड़ता है, तो उसी से जो है ना महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो इसके ऊपर सरकार को वाकई अगर सरकार लोगों के बारे में संजीदा था, डीजल और पेट्रोल के रेट बल्कि केंद्र सरकार को भी कम करने चाहिए थे शुरू से ही। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि बजट पर किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 सरकार लाएगी, ये खास रहेंगे बजट सत्र के दौरान। पेंशन को लेकर नए प्रावधान ला सकती है सरकार और स्थानीय निकाय विभागों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 20 अधिनियम होंगे निरस्त। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण का भी हो सकता है विरोध। और अवैध धर्मांतरण निषेध विधेयक 2022 सरकार लाएगी। तो बजट सत्र में ये वो खास मुद्दे हैं जो खास रहने वाले हैं और पेंशन को लेकर भी नया प्रावधान सरकार ला सकती है। स्थानीय निकाय विभागों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा सकता है।
तो प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण का विरोध भी बजट सत्र के दौरान हो सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि बजट को लेकर आम लोगों की क्या राय है। है एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा सरकार की तरफ से आने वाले बजट को लेकर यहाँ की जनता क्या उम्मीदें लगाई बैठी है, जानते हैं यहाँ की जनता से। क्या नाम है आपका? दिखपाल सिंह। हरियाणा सरकार बजट पेश करने वाली है, किस प्रकार की उम्मीद है आपकी बजट को? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है और बहुत सारी सुविधाएं एक आम जनता से लेकर के इंडस्ट्रीज तक दी हैं, हम चाहेंगे कि जो हरियाणा सरकार का बजट है वो भी इस तरह से आए ताकि जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं नीचे से लेकर के और सबको फायदा मिले। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एमएसपी की बात आई है, तो हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार मैक्सिमम एमएसपी पे कोई भी हमारा किसान की फसल है उसको खरीदे। और दूसरी चीजें जो क्लासेस की बात है, हाईवे की बात आई है, तो हम चाहेंगे कि सरकार वहां से कुछ सुविधाएं ले ताकि हरियाणा में मैक्सिमम हाईवेज बने और सबको फायदा मिले। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए हर स्टेट को दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, और वो इसलिए कि फैसिलिटी दी जाए, बिना ब्याज के दिया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार जो हमारी हरियाणा सरकार है उस पैसे का यूटिलाइज गरीब से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों को करे और आम आदमी को फायदा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है। आप क्या कहना चाहते हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ये हमारे जो बिजनेस जैसे हमारा हॉस्पिटलिटी लाइन है, जो कैटरिंग सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग मैं कहना चाहता हूँ कि जीएसटी का जो प्रोविजन है उसको कम किया जाए। हाँ, और कहना चाहोगे जिस तरह से कोरोना काल में काफी परेशानी आई थी आपको 2 साल से? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या है कि कोरोना काल में हम लोगों का बहुत ज़्यादा बिजनेस का जो हॉस्पिटलिटी है, बिल्कुल टूरिज्म जो भी जैसे कैटरिंग एसोसिएशन है, बिल्कुल डाउन हो गया। इसमें हम लोगों को बहुत पस्त कर दिया है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि हम लोगों की जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र है। कहना चाहोगे? कवि राजेंद्र शर्मा। बजट तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह का बजट आना चाहिए? सबसे पहले जो डिफेंस पे गौर की जाए। अच्छा। और दूसरे जो किसानों का पे दिया जाए और गरीब से लेकर के नीचे से ऊपर तक बराबर का ही हो। और जैसे फ्री मतलब बिना ब्याज के आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले कोई ऐसे धंधे खोले जाए जिससे गरीब को रोजी रोटी मिले। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, इनसे जानते हैं किस प्रकार का उनका बजट चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान सिंह है। क्या कहना चाहोगे बजट को लेकर? आपके बजट जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट एलोकेट करा है for the year 2021-22, there was not a profitable provision for the education as previously as 2020 6080 crore less than rupees were allocated for the education, which was much less than because now the main ऐसा माना जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पहले जो एजुकेशन सेक्टर के लिए परसेंट इन्होंने एलोकेट करा था वो इस साल बहुत कम है पहले से, और इनकम टैक्स के लिए भी काफ़ी सोचा गया था, उसमें कोई प्रोविजन नहीं आया है। और ऐसा देखा गया है कि इस साल गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ है, वो काफ़ी कम है। तो एजुकेशन सेक्टर पे फोकस ना करके उन्होंने इस बार हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करा है। और जैसा कि देखा गया कि हेल्थ सेक्टर पे पहले हमारी गवर्नमेंट 30% इन्वेस्ट करती थी, अब उसका जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया जाके। इस बार एजुकेशन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, नॉट ज़्यादा प्रोविजन हुए हैं। थैंक यू। इन लोगों का साफ तौर का कहना जो भी बजट आए हमारे राहत में बजट आनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार किस प्रकार से बजट इनको राहत में मिल सके। एनआईटी फरीदाबाद से। तो आपने भी लोगों की राय सुनी कि किस तरीके से, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या छात्र हो या फिर किसान हो, हर कोई कह रहा है कि बजट से काफी उम्मीदें हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी मंथन कर रहे हैं हर विभाग के से कि कैसे इस बजट को और स्पेशल बनाया जा सके। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी लगातार ये रणनीति बना रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देख